हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम जैसे कि पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 10 स्पेस मिशन, जिसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा अबाउट द थ्योरी अबाउट स्पेस मिशन, जहाँ पर हमने देखी थी कि जो स्पेस मिशंस होते हैं, जहाँ पर हमने कुछ डेरिवेशंस वगैरह भी पढ़े थे, हमने फॉर्मूलेस डिराइव किए थे लाइक एस्केप वेलोसिटी, उसके बाद में क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर कोई रॉकेट या लॉन्च, अगर कोई सैटेलाइट है उसको अगर लॉन्च करना है हमें, सो उसके लिए एक पर्टिकुलर क्या लग रही थी, हमें स्पेसिफिक वेलोसिटी लग रही थी, ताकि वो एक ऑर्बिट में क्या कर सके, मूव कर सके, रिवॉल्व कर सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ फॉर्मूलेज उस पर से पढ़े थे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल आज हम समझने वाले हैं। आपके एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, हम उसको करने की कोशिश करते हैं। मैंने बिटवीन द क्लास एक और न्यूमेरिकल लिया था आपका, जब हम स्पेसिफिक वेलोसिटी लाइक क्रिटिकल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। देखो, थ्योरी पार्ट के साथ साथ स्पेस मिशंस के न्यूमेरिकल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, आपने वो प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलो, तो पहले हम दोस्तों कर लेते हैं कि हमारे फॉर्मूलेज हमें कौन से यूज़ करना है। तो जैसे हमने पूरे लेसन में कुल मिलाकर 2 फॉर्मूलेज डिराइव किए थे, मतलब कि समझे थे, जिसका हमें ज़रूरत पड़ा था। फर्स्ट था आपका टेंजेंशियल और क्रिटिकल वेलोसिटी, मीन्स कि अगर सैटेलाइट है उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे हमने क्या कर देना है, प्लेस कर देना है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो वो क्या हो रहा था कि मूव कर रहा था टू द अराउंड द अर्थ ऑर्बिट। वो अर्थ ऑर्बिट में क्या कर रहा था, मूव। तो वो मूवमेंट, वो स्पीड उसको प्रोवाइड करने के लिए हमने निकाले थे स्पीड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी किससे दी जाती है, उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोला जाता है। सो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो रहेगी आपकी, जिसको हम डिनोट करेंगे vc के साथ में, जिसको हम डिनोट करेंगे vc के साथ में, जो कि दिया जाता है, गिवन है वो Gm/r+h। यहाँ पर देखो g जो है G इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या रहेगा आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m रहेगा मास ऑफ अर्थ, r रहेगा रेडियस ऑफ अर्थ, और h डिनोट करेगा हाइट को फ्रॉम द अर्थ सरफेस। फ्रॉम अर्थ सरफेस आपका h जो है वो हाइट शो करेगा। या r+h कैसे है ये भी आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। जब हमने डेरिवेशन पार्ट पढ़े थे तो ये आपको लगेगा आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। तो एस्केप वेलोसिटी क्या बता रही थी, एस्केप वेलोसिटी बोल रही थी कि अगर कोई सैटेलाइट है जिसको हमें स्पेस में भेजना है टू द अदर प्लैनेट, मतलब कि अर्थ के अराउंड में नहीं, यूनिवर्स में दूसरे प्लैनेट के अराउंड में, जहाँ को उसका ऑब्जर्व कर सके, उसका ऑब्जर्वेशन कर सके, उसका एनालिसिस कर सके। तो इसलिए हमें उसको एक इनिशियल जो वेलोसिटी है वो प्रोवाइड करना पड़ती है, जो कि ज़्यादा होना चाहिए दैन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। सो हमने उसके लिए एस्केप वेलोसिटी निकाले थे, फाइंड आउट करे थे। लाइक हम बात करते हैं, अगर कोई सैटेलाइट को अगर हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर अगर उसको भेजना है, एस्केप करवाना है, सो हमें लग रहा था 11.2 किलोमीटर पर 11.2 किलोमीटर पर आर की जो वेलोसिटी है, पर सेकंड की जो वेलोसिटी है वो हमें लग रही थी, बराबर है। उसको कहा जाता था एस्केप वेलोसिटी। सो एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास में
कैपिटल आर। क्या है आपके पास में 2gm अपॉन कैपिटल आर। ये कैसे आया? ये आपने लेसन नंबर 1 जो ग्रेविटेशन का लेसन है आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट लेसन, वहां पर आपका इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है और हमने वो उसको पढ़े भी है। जब आप ग्रेविटेशन लेसन पढ़ोगे तो ग्रेविटेशन लेसन में एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उसका डेफिनेशन, उसका एक्सप्रेशन पूरा का पूरा दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इस लेसन में फिलहाल में इतना ध्यान में रखना है कि इफ वी फाइंड आउट द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट और अर्थ, वी हैव टू कंसीडर दैट फॉर्मूला, वी हैव टू कंसीडर दिस फॉर्मूला 2gm रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। ओके, उसके बाद में अभी आते हैं टाइम पीरियड पे। देखो मूव करने के लिए, रिवॉल्यूशन करने के लिए अराउंड द अर्थ ऑर्बिट एक सैटेलाइट को क्या लग रहा था? टाइम लग रहा था, एक टाइम उसके लिए नीड था। तो वो जो टाइम है वो टाइम डायरेक्टली तो हमने वहां पर दिए नहीं थे हमको कि इतना समय लगेगा। उसको अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो टी कैसे आता है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर हम स्पीड को डिनोट करते हैं सपोज v के साथ में, और यहाँ पर स्पीड क्या है? vc। तो हम इस लेसन के लिए हम यूज करेंगे स्पीड एज अ क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि जब हम स्पेस मिशन की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक वेलोसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं सैटेलाइट को, ठीक है। सो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे vc। अब vc जो है वो, और डिस्टेंस क्या रहेगा? एक्चुअली डिस्टेंस क्या रहेगा? जो सैटेलाइट है वो एक तो इलिप्टिकल या फिर सर्कुलर, ऐसे दो ऑर्बिट में घूमता है वो सैटेलाइट जो है वो इलिप्टिकल या फिर सर्कुलर, ऐसे दो ऑर्बिट में घूमता है। तो उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होकर खत्म होगा उसी पॉइंट के ऊपर में, बराबर है। उसी को हम उसका डिस्टेंस बोलेंगे। तो वो तो कोई लेंथ नहीं है पर्टिकुलर, क्योंकि सर्कल की लेंथ होती है क्या? नहीं। तो उसका होता है सरकमफेरेंस। उसका क्या होता है? सरकमफेरेंस। इसीलिए हम डिस्टेंस के जगह पे यहाँ पर पुट कर देंगे वर्ड सरकमफेरेंस अपॉन टाइम। सरकमफेरेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर स्पीड इक्वल टू, अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, आपने 7th स्टैंडर्ड में ही पढ़े हैं, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, और टाइम हम शो करेंगे टी के साथ में। अब हमें निकालना है बट आर इक्वल टू आर प्लस एच। आर की वैल्यू हमने क्या लिए थे? आर प्लस एच। क्यों? क्योंकि आर जो है वो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये जो स्मॉल आर है ये है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए फ्रॉम द अर्थ सेंटर क्या था फॉर्मूला हमारा? आर प्लस एच, उसमें हाइट ऐड हो जाती है। देयरफॉर vc इक्वल टू 2 पाई इंटू आर प्लस एच अपॉन टी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? टाइम टी। देयरफॉर हम टी को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड और vc को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड, तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 पाई आर प्लस एच अपॉन vc क्रिटिकल वेलोसिटी। ये हो गया फॉर्मूला फॉर टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है, अगर हमें टाइम पीरियड अगर निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। सो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमें ये 3 फॉर्मूलेज यूज करना है फॉर द न्यूमेरिकल। आपको ये 3 फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो।
तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। देखो क्या बोला गया है कि इफ द मास ऑफ द प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। जो मास ऑफ द प्लैनेट है, अब हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई भी प्लैनेट कंसिडर करना है जिसका मास हमको क्या दिया है कि उसका जो मास रहेगा उस पर्टिकुलर प्लैनेट का वो रहेगा 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का जितना मास है उसका 8 गुना ज्यादा, ऐसा उसका मीनिंग हो रहा है, ठीक है। एंड इट्स रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। और उसका जो रेडियस है किसका, हमारे ये जो प्लैनेट है उसका रेडियस 2 गुना है, डबल है देन द मास ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब हम अगर बात करते हैं ट्वाइस की, तो ट्वाइस का मीनिंग होता है 2। ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है 2 टाइम्स, ठीक है। सो जो रेडियस है वो क्या है 2 टाइम्स बड़ा है किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से। देन व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट प्लैनेट। तो उस प्लैनेट के लिए, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या रहेगी, ठीक है। मतलब कि हमें यहाँ पर निकालना है एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट नॉट अर्थ। हमें क्या निकालना है एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट जिसमें उसका मास अर्थ के मास से, मतलब अर्थ के वेट से 8 गुना ज्यादा है, 8 टाइम्स बड़ा है वो, ठीक है। देखो कंसीडर कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, लेट द मास ऑफ द प्लैनेट बी m डैश। मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं कि जो मास ऑफ द प्लैनेट है वो हमारे लिए अननोन है फिलहाल में, तो वो हमने कंसीडर करे m डैश। एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बी r डैश। जैसा मैथमेटिकल वे में हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारे लिए अननोन है वो निकालना है, सो हम क्या करेंगे पुट कर देंगे उसके जगह पे कोई तो भी वेरिएबल। तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि जो मास ऑफ द प्लैनेट है वो हम कंसीडर कर रहे हैं m डैश एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बी r डैश। अब हमें कंडीशंस गिवन है कि जो मास ऑफ द प्लैनेट है वो है अर्थ के मास से 8 टाइम्स ज्यादा। सो बाय गिवन कंडीशंस लिखेंगे हम, जैसे कि हमको दिया हुआ है बाय गिवन कंडीशंस। फर्स्ट द मास ऑफ द प्लैनेट m डैश इक्वल टू क्या बन जाएगा, 8 टाइम्स बड़ा है तो वो बन जाएगा 8 टाइम ऑफ मास ऑफ द अर्थ। समझ में आ रहा है, एट m वेयर m इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। m क्या है आपका, मास ऑफ अर्थ है, ठीक है ना। मतलब जो प्लैनेट का वेट है वो, प्लैनेट का मास है वो 8 गुना ज्यादा है अर्थ के मास से, इसलिए हमने वहां पर लिखे 8m। और सेकंड क्या निकालेंगे, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। रेडियस ऑफ द प्लैनेट के लिए हमने क्या कंसीडर करे थे, r डैश। तो वो कितना है बोले, ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब 2 गुना ज्यादा है, तो वो आएगा आपका 2r वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ। r क्या रहेगा, रेडियस ऑफ अर्थ। ये बन गया आपका अभी नई वैल्यू m डैश r डैश। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लैनेट। सो हम लिखेंगे टू फाइंड, हम क्या लिखेंगे टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, टू फाइंड एस्केप
निकालेंगे एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, जिसको हम डिनोट करेंगे वीपी से। किससे डिनोट करेंगे हम उसको? वीपी के साथ में, ठीक है। ये हमें निकालना है, समझ में आ रहा है? सो देखो फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। वी हैव द फॉर्मूला, क्या है हमारे पास में फॉर्मूला? वी एस्केप इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। हमारे पास में एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? v अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। ये अर्थ के लिए था। अब हमको यहाँ पर निकालना है एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, तो हम क्या लिख देंगे? देन फ्रॉम फॉर्मूला Vp इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm डैश अपॉन r डैश। क्योंकि ये क्यों आया m डैश अपॉन r डैश? m डैश अपॉन r डैश क्यों आया? बिकॉज ऑफ की हम क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर? एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। हमको क्या निकालना है? एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर दिया ये इस तरीके से, ठीक है। अब आपके पास में m डैश की भी वैल्यू है, r डैश की भी वैल्यू है, सो यू हैव टू पुट दिस वैल्यू। तो यहाँ पर बन जाएगा Vp इक्वल टू 2gm इंटू 8m अपॉन 2r। क्या बन जाएगा? 2g 8m अपॉन 2r। फिर से देखो आगे में, अब क्या करेंगे इसको? अब ध्यान दो इधर में कैसे लिखना है, तो अब ध्यान दो इधर में कैसे लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 8 इंटू g इंटू m अपॉन 2 इंटू r, ठीक है। मैंने क्या किया? ये 8 को सिंप्लीफाई कर दिया, ये gm को साथ में लिख दिया, मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ द अर्थ को 2 इंटू r को इस तरीके से लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो और ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 को ही हम कैसे लिख सकते हैं? 8 को ही कैसे लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं 8 को 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं ना। और ये gm कैसे का वैसा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय r। 8 को मैंने क्या कर दिया? 4 इंटू 2 लिख दिया। ध्यान दो, 8 को मैंने कैसे लिख दिया? 4 इंटू 2। अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसल, क्या बचा फिर? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2gm अपॉन r। 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 2gm अपॉन r। बट 2gm अपॉन r ये क्या है? एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, है ना। ये क्या है? 2gm अपॉन r क्या है? एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। सो हम देखो क्या पढ़ेंगे, इसी को देखो कैसे लिखेंगे। 4 को मैं अंडर रूट के बाहर निकाल रहा हूं, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। ये समझा कैसे है? तो मैंने क्या किया? 4 और 2gm अपॉन r को स्क्वायर रूट सेपरेटली लिख दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। और ये है आपका Vp। ये बराबर लिखना, ये ऐसे लग रहा है कि ये उसके साथ में आ रहा है, लेकिन वो उसके सफिक्स में है। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से। चलो यहाँ तक के समझा। अब मैं इतना पार्ट मिटा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अभी आगे की स्टेप देखो, अभी क्या बोल रहा है ये। अब ये रूट ऑफ 4 मतलब ये कितना होता? 2। सो Vp इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, सॉरी अंडर रूट ऑफ 4 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। लेकिन
2gf अपॉन आर एक्चुअली में क्या है, v एस्केप क्या है, वेलोसिटी ऑफ एस्केप, एस्केप वेलोसिटी है वो। सो vp इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय v एस्केप। समझ में आ रहा है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, बट escape velocity of earth is given by 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आपने ये स्टडी करे है, जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे तब आपको देखा, आपने पता करे थे कि जो एस्केप वेलोसिटी है किसके लिए, अर्थ के लिए, वो कितनी थी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, पुट v escape इक्वल टू 11.2 इन इक्वेशन नंबर 1। ऐसा और सिंपल करके लिख देते हैं इसको। सो ये हो जाएगा vp इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 11.2, तो ये आ जाएगा vp इक्वल्स टू 22/4 किलोमीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। ये क्या बन जाएगी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। समझ में आ रहा है, तो लास्ट में लिखेंगे हम आंसर में क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट प्लैनेट। सो देयरफॉर एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट planet is 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। समझा यहाँ तक के, ये था आपका एस्केप वेलोसिटी का आंसर, जो कि आपको अर्थ के लिए आपने डिटरमाइन करे हैं। सो यहाँ पर से हमें ये पता चल रहा है कि इसका 2 टाइम्स था वो, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन। इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पे। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, हाउ मच टाइम अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट हाइट 35,780 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस वुड टेक। मतलब कि यहाँ पर हमें निकालना है टाइम सैटेलाइट को मूव करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए एक ऑर्बिट में, अगर उसकी हाइट कितनी है 35,780 फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इफ यहाँ पर देखोगे, यहाँ से इफ से देखो, हमें निकालना तो टाइम है, लेकिन कब, जब मास ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन 4 टाइम इट्स ओरिजिनल मास। कब, जब जो मास ऑफ द अर्थ है वो अगर 4 टाइम्स बढ़ा दिए हमने उसके ओरिजिनल मास से, तो उस सैटेलाइट को ऑर्बिट में मूव करने के लिए कितना समय लगेगा। समझ में आ रहा है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना समय लगेगा वो हमें निकालना है। तो हम पहले लिख देंगे गिवन, हमें क्या गिवन है, हाइट h गिवन है 35,780 किलोमीटर। उसके बाद में हमें क्या बोला है, मास ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन 4 टाइम इट्स ओरिजिनल मास। तो हम कंसीडर करेंगे लेट द न्यू मास ऑफ द अर्थ। हाँ, एक चीज पहले, इसको किलोमीटर का कर दो मीटर में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 780 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, 1000 को क्या लिखेंगे हम, 10 टू द पावर 3 मीटर, सॉरी 3। फिर अब देखो यहाँ पर हमें इसको पॉइंट में लाना है सपोज, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 और यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट कर देंगे डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 35.78 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर
हमने क्या करे कि ये जो 0 था इसके बाद में डेसिमल पॉइंट था, ऐसा कंसीडर किया जाता है। तो हमने उसका डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर दिए, और जब डिजिट जो है डेसिमल डिजिट वो अगर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो उतने नंबर ऑफ डिजिट पॉजिटिव इंटीजर में बढ़ते हैं, इसीलिए वहां पर 10 टू द पावर 3 बन गया। समझ में आया? ये डिजिट शिफ्ट करने के कारण देखो यहाँ पर कंसीडर कर रहे थे 1 2 3 टाइम बढ़ा है, यहाँ पर आ गया आफ्टर डेसिमल पॉइंट 0 अपन लिखते नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। सो ये बन गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 35.78 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, मतलब अभी आपकी हाइट क्या बन गई 35.78 इंटू 10 टू द पावर 6। अब हम कंसीडर करेंगे लेट द न्यू मास ऑफ द अर्थ बी m डैश। यहाँ पर देखो m डैश कोई प्लैनेट के लिए नहीं है, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन चेंज है, हमने कंसीडरेशन भी चेंज करे हैं। यहाँ पर जो नया मास है अर्थ का, क्योंकि 4 टाइम्स बढ़ा है ना वो, तो हमने जो नया मास है वो कितना कंसीडर करे, सपोज m डैश। देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन द न्यू मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मास ऑफ द अर्थ, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये बन गया 4 इंटू m, दैट इज 4m। समझ में आ रहा है? जो न्यू मास ऑफ द अर्थ है m डैश, वो कितना बन गया आपका 4m। समझ में आ रहा है? अब हमें निकालना क्या है, टाइम। सो लिखेंगे यहाँ पर टू फाइंड, उससे पहले हम कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं। ऑल्सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इक्वल टू, आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g, उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। देखो आपने जो लेसन पढ़े होंगे ग्रेविटेशन, उस लेसन में दिया था जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.611 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू किलोग्राम स्क्वायर। ओके, उसके बाद में आपको मास ऑफ द अर्थ पता होना चाहिए, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 600 एंड 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। ओके, ये ओरिजिनल मास ऑफ द अर्थ है जो पुट करेंगे हम बाद में। और तीसरी चीज रेडियस ऑफ अर्थ, कितना है रेडियस ऑफ अर्थ, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर। इसको भी कन्वर्ट करो मीटर में, सो 64 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा 6400 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 1000, सॉरी 10 टू द पावर 3000 नहीं, 10 टू द पावर 3। इसको भी जैसे यहाँ पर हाइट में करें, इसमें भी एडजस्टमेंट 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। कैसे आया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाँ, अब देखो ये बन गया आपका रेडियस, ये क्या बन गया आपका रेडियस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 मीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम t। सो फॉर्मूला हमने टाइम t के लिए फॉर्मूला कंसीडर करे थे, t इक्वल टू 2 पाई r प्लस h अपॉन v c। ये फॉर्मूला आपने पढ़े थे, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में जब फॉर्मूले निकाले तब मैंने कैसे आया वो बताया था आपको, ठीक है। सो इसमें यहाँ पर अभी देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला
अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या आएगा, T इक्वल टू ट्वाइस पाई R प्लस एच अपॉन VC का फॉर्मूला क्या है, 2GM डैश अपॉन R आएगा यहाँ पर 2GM, VC का फॉर्मूला है GM अपॉन R प्लस H, GM डैश अपॉन R प्लस H, GM डैश क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यू मास ऑफ द अर्थ कंसीडर करे है 4m, ठीक है, इसीलिए GM डैश। अब देखो कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ही करना है, उसका कैलकुलेशन आपको करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम जाता है तो फिर हम उसको क्लियर करेंगे, लेकिन देखो कैलकुलेशन आने हो ना। देखो यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, R प्लस H अपॉन ये GM डैश को मैं कैसे लिख रहा हूँ, GM डैश अपॉन R प्लस H, रूट ऑफ R प्लस H, दोनों को सेपरेट कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यहाँ पर ध्यान दो, बाकी का कैलकुलेशन आपको जम जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, बाकी का कैलकुलेशन आपने घर पे करना है, ठीक है। ये देखो T इक्वल टू 2 पाई R प्लस H अंडर रूट ऑफ GM डैश अपॉन R प्लस H था, और M डैश क्यों दिए, क्योंकि हमें न्यू मास ऑफ द अर्थ के लिए निकालना है, क्या टाइम, इसीलिए, ठीक है। सो R प्लस H, अब ये जो फॉर्म है A अपॉन B अपॉन C, इसका मीनिंग क्या होता है, A मल्टीप्लाइड बाय C अपॉन B। आपने पढ़े ये छोटे स्टैंडर्ड में 7th 8th में आपने पढ़े हैं ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही होगा, T इक्वल टू 2 पाई R प्लस H मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ R प्लस H इंटू GM डैश। समझ में आ रहा है, GM डैश ये आपका रफ पार्ट था, ठीक है। हाँ, ये समझ में आ गया, C ऊपर गया तो ये ऐसे बन गया, ओके। अब इतने पार्ट को मैं, ये जो पार्ट है ये समझ में आ गया सभी को। चलो अब मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ, अब देखो ये जो 2 पाई R प्लस H है, और ये जो अंडर रूट ऑफ R प्लस H है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ R प्लस H को ही हम कैसे लिख सकते हैं, देखो T इक्वल टू 2 पाई R प्लस H इंटू R प्लस H 1/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ GM डैश। ये अभी 1/2 कैसे आया, अंडर रूट ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम डिनोट करते हैं 1/2 के रेशो में, ध्यान में रखना है, और आपको पता भी है हम स्क्वायर रूट को ही कैसे लिख सकते हैं, 1/2, और यहाँ पर है इसका पावर 1। समझ में आ रहा है, मतलब हम स्क्वायर रूट को ऐसा भी लिख सकते हैं a टू द पावर 1/2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर 3/2 रहा तो उसको ऐसा लिखते हैं, मतलब 1/2 रूट और उसका स्क्वायर 3 का ऐसे। समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से होता है वो, ये आपने मैथ्स में भी पढ़े हो, ठीक है, वही यूज हो रहा है यहाँ पे। अब ध्यान दो, ऐसे आगे में 2 पाई, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो अभी 2 पाई R प्लस H कॉमन 1 और 1 प्लस 2 1/2, ये समझा ना, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स का एडिशन होता है, वही किया मैंने, 1/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ GM डैश एज इट इज, ठीक है। T इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 क्या बन जाएगा, R प्लस H, और ये हो जाएगा 3/2। कैसे बनाए 3/2, क्योंकि 1 प्लस 1/2 होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1/2, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर एडेड बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसे। तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 1/2, इसीलिए ये बन गया 3/2। ये एकदम बेसिक है,
ध्यान में रखना ये कैसे बना 3/2, फिर वो अंडर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 3 आर प्लस एच कैसे आता वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे अब और डिनोमिनेटर में क्या आएगा सेम जी एम डैश, समझ में आ रहा है। यहाँ पर अभी हमने वैल्यू पुट नहीं करे हैं, ये सिर्फ इसको समझ रहे हैं कैसे लिखा गया है तो, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, t इक्वल्स टू 2 पाई 3/2 में मैंने बताया था ऐसे कि अगर a अपॉन a टू द पावर 3/2 है तो इसको हम a टू द पावर अंडर रूट ऑफ a टू द पावर 3 लिख सकते हैं। सेम वही यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसी को कैसे लिखेंगे अभी, r प्लस एच क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एम डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एम डैश, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, दोनों को कॉमन ले लो तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी एम डैश, ठीक है। ये हो गया। अब आ गया आपका t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच टू द पावर 3 अपॉन जी एम डैश। अब क्या करेंगे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये बेटा देता हूँ, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करो। आर की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में आपने देखे थे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, आर की वैल्यू थी आपकी 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 प्लस 35.78 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 का होल क्यूब। यही देखे थे आपने, आपके पहले जो आपने लिखे गिवन में वो पुट किया। अब जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू एम डैश है। एम डैश मतलब 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मास ऑफ अर्थ जो कि है 4 इंटू 6 इंटू 24 10 टू द पावर 24। वैल्यू पुट करो अभी, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 284 मल्टीप्लाइड बाय, इसी को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6 कॉमन, सो 6.4 प्लस 35.78 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल क्यूब अपॉन, इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -11 इंटू 24, ठीक है। अब देखो ये 6.284 मल्टीप्लाइड बाय, आगे का कैलकुलेशन हम इतना करने जाएंगे तो बहुत ही हो जाएगा अपने, इसलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आपने उसका कैलकुलेशन खुद से करना है घर पे। अगर कुछ प्रॉब्लम जाता है तो फिर सॉल्व करके हम आपको वो बता देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो फिर 6.4 जो है इनका प्लस कर दो दोनों का तो कितना आ जाता है, वो आ जाएगा आपका 8 देन 1 कैरी 1 रिटर्न 12 4 42.8 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल क्यूब। एडिशन करें दोनों का भी, क्या करें इन दोनों का एडिशन करें और इधर में 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 24 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर देखो -11 प्लस 24 सो 13, समझ में आ रहा है। 6.284 मल्टीप्लाइड बाय 42.18 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 इंटू 30। ये जो क्यूब है ये दोनों को सेपरेट चला गया, ठीक है ना। और 6.67 इंटू 24 इंटू 10 टू द पावर 30 6.67
42.18 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 18 अपॉन 6.67 इंटू 24 इंटू 10 टू द पावर 30। यहाँ तक के सॉल्व करके दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। देखो यहाँ का क्यूब है, ध्यान में रखना है बराबर कैसे करते हैं तो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकालो। और हाँ, जो ये स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में एक लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ी है टू फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, पढ़े हैं आपने। बस वही लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको यूज करना है फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकल जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या बोल रहा हूँ? पहले इसको सिंप्लीफाई करना है अच्छे से, उसके बाद में उसका जो आंसर आएगा उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आता है, इसका जो आंसर है ये आता है टाइम इक्वल टू 43,020 सेकेंड। टाइम सेकेंड में, लेकिन हमें चाहिए आवर्स में। सो हम क्या करेंगे, इसको t इक्वल टू 43,200 अपॉन 3600 आवर्स इक्वल टू, इसी को अगर हम आंसर निकालेंगे 11.95 आवर विच इज नियरली इक्वल टू 12 आवर। समझ में आ रहा है? ये इसका आंसर आता है डिवाइड करने में। इसको 0 0 के आंसर कर देने का, इसको डिवाइड कर डालने का, तो इतना आएगा आंसर उसका, जो कि इक्वल टू है 12 आवर। किसको इक्वल है? 12 आवर्स को। इस तरीके से उसका आंसर है। ये जो यहाँ की स्टेप है ये आपने सॉल्व करना है घर पे, और ये आंसर, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, और अगर कुछ डाउट जाता है तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपने खुद ने घर पे ट्राई करना है, सभी बच्चों ने, ठीक है। यहाँ तक के सिंपल करके दिया और आगे में करना है उसको, ठीक है ना। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की ओर अपने। अभी देखते हैं हमारा थर्ड एग्जाम्पल। देखो क्या बोला गया है, इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 30 सेकेंड्स इज h1। मतलब कि हमको यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि अगर एक सैटेलाइट है जो एक रिवॉल्यूशन अर्थ के अराउंड में कंप्लीट कर रहा है, तो उसकी हाइट है सपोज h1 इन टाइम t, then what would be the height of the satellite taking 2 अंडर रूट ऑफ t सेकेंड्स। मतलब कि हमारा जो टाइम है वो अभी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम ये बढ़ चुका है। मतलब जो t2 है, सेकेंड टाइम है हमारा, वो क्या है 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू t, ऐसा बढ़ चुका है वो, t सेकेंड्स फॉर 1 रिवॉल्यूशन। तो हमें निकालना है हाइट, किसके लिए? जब उस सैटेलाइट को इतने सेकंड में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने लग रहा है, इतने सेकंड को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने लग रहा है। 2 इंटू रूट 2 टी, ये जो है 2 इंटू रूट 2 टी, इतने सेकंड उसको 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने लग रहा है। मतलब कि अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा टाइम टी में सैटेलाइट, तो दूसरा जो रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट करने में उसको टाइम कितना लग रहा? 2 इंटू रूट 2 टी। तो इस वाले रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में अगर इतना समय लग रहा, ये जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अगर इतना समय लग रहा, तो उसकी हाइट क्या होगी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वो हमें निकालना है। समझ में आ रहा है? तो चलो निकालते हैं। पहले लिख देंगे गिवन, पहले क्या लिख देंगे गिवन। हमें क्या दिया हुआ है गिवन में? हाइट ऑफ सैटेलाइट। हमें क्या दिया हुआ है गिवन में? हाइट ऑफ सैटेलाइट, दैट इज फर्स्ट सैटेलाइट, हाइट ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट। समझ में आ रहा है? कितना है हाइट ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट? h1। कितनी रहेंगी? h1। और टाइम कितना है उसका? t। टाइम कितना है?
t सेकेंड। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है हमें, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द सैटेलाइट टेकिंग 2 into √2 t सेकेंड फॉर 1 रिवॉल्यूशन। सो लेट पहले फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड क्या निकालना हमें, हाइट ऑफ सेकंड सैटेलाइट, हाइट ऑफ। अब यहाँ पर फर्स्ट सैटेलाइट सेकंड सैटेलाइट तो दिया नहीं है, लेकिन हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, दो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में हमें हाइट निकालना है, इसीलिए हम वहां पर दो सैटेलाइट कंसीडर कर रहे हैं, एक फर्स्ट सैटेलाइट और एक सेकंड सैटेलाइट। सो हाइट ऑफ सेकंड सैटेलाइट हमें h2 निकालना है, समझ में आ रहा है, हाइट ऑफ सेकंड सैटेलाइट मतलब h2 हमें निकालना है। तो देखो कैसा लिख रहा हूं मैं अभी, लेट द हाइट अटेन्ड बाय सेकंड सैटेलाइट, जो हाइट सेकंड सैटेलाइट ने अटेन किया b h2, सेकंड सैटेलाइट ने जो हाइट अटेन किया वो क्या है, सपोज h2, ठीक है। अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, बाय फॉर्मूला टाइम का फॉर्मूला, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू 2 पाई r प्लस h अपॉन v, ये फॉर्मूला है आपके पास में, r प्लस h अपॉन vc ये फॉर्मूला है। सो फर्स्ट वाले सैटेलाइट के लिए कितना बन जाएगा, फॉर फर्स्ट सैटेलाइट, फॉर फर्स्ट सैटेलाइट टाइम हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि टाइम पीरियड t ही दिया है फर्स्ट वाले सैटेलाइट के लिए, इसीलिए मैंने t1 वगैरह नहीं लिखा, उसको एज अ हम t1 ही कंसीडर करेंगे, लेकिन t दिया हुआ है 2 पाई अंडर रूट अपना r प्लस h अपॉन vc की वैल्यू, सॉरी h1, हाँ h1 क्या आएगा, फर्स्ट सैटेलाइट के लिए हाइट h1 गिवन है आपको, हाइट कितनी दी हुई है फर्स्ट सैटेलाइट के लिए h1, तो vc, अब vc की वैल्यू पुट करो जो आपने पिछले वाले एग्जांपल में करे थे, vc की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, t इक्वल टू 2 पाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अभी, डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी, अंडर रूट ऑफ r प्लस h क्यूब h1 क्यूब अपॉन gm। समझा ये कैसे है, तो पिछले एग्जांपल में मैंने पूरा समझाया कि अंडर रूट ऑफ क्यूब कैसे आता है, वो समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया अभी, ठीक है, वो ध्यान में रखना है, किसी को नहीं समझ आया तो फिर पूरा खत्म होने के बाद में एक बार फिर से समझने की कोशिश करेगा उसको, ये कैसे आया, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पुट किया, vc की वैल्यू किसकी, ये vc की वैल्यू डायरेक्ट पुट किया मैंने, हो सकता है उसको मैं और एक बार ऐसे लिखता हूँ, देखो 2 पाई r प्लस h अपॉन अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h1, यहाँ पर h1 आएगा, r प्लस h1, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है h1। अब आगे भी स्टेप में डायरेक्ट लिखूंगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अब ये मैं स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 पाई अंडर रूट ऑफ अपॉन gm, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फॉर सेकंड हाइट भी निकाल, फॉर सेकंड सैटेलाइट भी निकालेंगे, देखो फॉर सेकंड सैटेलाइट मतलब कि h2 हाइट कितनी हो जाएगी सेकंड सैटेलाइट के लिए, हाइट इक्वल टू h2, फॉर सेकंड सैटेलाइट हाइट कितनी हो जाएगी h2। सो टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा t2 इक्वल टू 2 रूट ऑफ 2t, दिया हुआ है आपको 2 रूट ऑफ 2t सेकंड सैटेलाइट के लिए, टाइम दिया हुआ है, समझ में आ रहा है क्या, टाइम सेकंड सैटेलाइट के लिए कितना दिया हुआ है, 2 रूट ऑफ t2 सेकंड, समझ में आ रहा है। इसी को देखो कैसे लिखेंगे फिर, अभी ये है, इसके लिए 2 रूट ऑफ 2t इक्वल टू ट्वाइस पाई r प्लस h2 अपॉन
Vc की वैल्यू फिर से पुट करो 2 पाई r प्लस h2 अपॉन अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h2। समझ में आया? ये देखो, ये Vc की वैल्यू पुट किया, लेकिन हाइट कितनी थी? T2 सॉरी h2, और ये जो T2 है ये हमने कैसे दिए? गिवन है ये क्या है आपको? गिवन। ये देखो ना, अगर सेकंड सैटेलाइट की अगर हमें हाइट निकालना है तो उसके लिए वो टाइम कितना ले रहा है? 2 × √2t। तो t2 के जगह पे हमने क्या पुट कर दिए? 2 × √2t। समझ में आ रहा है? उसके बाद में वो वैल्यू आ जाएगी ये, देयरफॉर 2 √2t। अगेन देयरफॉर क्या आ जाएगा? फिर से वही ये 2 √2t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r प्लस h का क्यूब अपॉन gm। डायरेक्ट लिखा हूं, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक के सभी को क्लियर है? अब देखो, ये पार्ट मैं भी मिटाने जा रहा हूं, ये समझ में आ गया कैसे है? तो उसके बाद में देखो, अभी हम क्या लेंगे? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। क्या बोला मैंने? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। तो देखो, इक्वेशन 2 में क्या दिया है? 2 √2t अपॉन t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r प्लस h का क्यूब अपॉन gm अपॉन 2 पाई अंडर r प्लस h2। यहाँ पर r प्लस h2 आएगा, r प्लस h1 का क्यूब अपॉन gm। समझा? h2 अपॉन h1। अब ये gm और gm कैंसिल होता है और 2 पाई कैंसिल, t कैंसिल। सो यहाँ पर क्या आएगा? 2 √2 इक्वल टू क्या बचा? r प्लस h का क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ gm अपॉन फिर से r प्लस h2 का, सॉरी ये h1 h2 में कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, अब नहीं है। ठीक है, ये लिखना भूल गया था मैं, वो अभी लिख दिया। यहाँ पर है ये h2 और ये है h1 अपॉन अंडर रूट ऑफ gm। मैंने देखो यहाँ पर क्या किया, ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला के वो स्क्वायर रूट था, तो मैंने उसको सेपरेटली लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में, ताकि हम ये gm को कैंसिल कर सके। ठीक है, तो अब देखो ये और ये कैंसिल, अब बचा क्या वो लिख लेंगे। आई होप कि आपने इसका भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखो, ये जो है क्या बचा? gm कैंसिल होने के बाद में 2 √2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r प्लस h का क्यूब h2 का क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ r प्लस h1 का क्यूब, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट ऑफ r प्लस h2 क्यूब का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ r प्लस h1 क्यूब का स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कैंसल, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू r प्लस h2 का होल क्यूब अपॉन r प्लस h1 का होल क्यूब इक्वल टू 8 इंटू r प्लस h2 टू द पावर 3 एंड r प्लस h1 टू द पावर 3।
3। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो ये कैसे है वो समझ गया ना, 2 4 into 2 8, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्यूब क्यूब है और लेफ्ट हैंड साइड में इसको हमको क्यूब बनाना पड़ेगा ताकि वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? ये कौन से फॉर्म में है, ये कौन से फॉर्म में है, a/b ऐसा है वो, a to the power b and b to the power 3 equal to a/b to the whole power 3, ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो देखो अभी 2 को हम कैसे लिखेंगे, 8 को कैसे लिखेंगे, 2 का क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा r प्लस h2 अपॉन r प्लस h1 का होल क्यूब, क्या हो जाएगा r प्लस h2 अपॉन r प्लस h1 का होल क्यूब। समझ में आ रहा है? अब ये क्यूब क्यूब भी कैंसिल, लेफ्ट और राइट हैंड साइड का, ठीक है। तो क्या बचा, 2 इक्वल टू r प्लस h2 अपॉन r प्लस h1, ये r प्लस h1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ तो ये बन जाएगा 2 इंटू r प्लस h1 इक्वल टू r प्लस h2। समझ में आया, समझ में आया ये स्टेप, ठीक है। अभी देखो ये इतने पार्ट में लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, इतने पार्ट में लिख रहा हूं, ये नीचे में, ये इतने पार्ट में देखो अच्छे से, ठीक है। जो रेड पेन से लिख रहा ये इसके बाद वाली स्टेप है, जो रेड पेन से लिख रहा हूं ये इसके बाद वाली। अभी देखो इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय h1 इक्वल टू r प्लस h2, 2 मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय h1 इक्वल टू r प्लस h2। लेकिन हमको वैल्यू किसकी होना, h2 की, तो देखो कैसे आएगा, 2r प्लस 2h1 इक्वल टू r प्लस h2। देयरफॉर हमें h2 की वैल्यू चाहिए तो h2 इक्वल टू ये r लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, मतलब कि 2r माइनस r प्लस 2h1। देयरफॉर h2 इक्वल्स टू r प्लस 2h1। Therefore h2 इक्वल टू r प्लस 2h1, मतलब कि अगर वो सैटेलाइट 2 इंटू रूट 2 बाई टी सेकेंड में अगर 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो उसे कम से कम इतनी हाइट पे वो रहेगा अर्थ सरफेस से, r प्लस 2h2, मतलब 2 टाइम्स ऑफ हाइट h1 रहेगा। समझ में आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ हाइट h1 मीटर आएगा उसका। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन किसी को भी समझ में आ गया ये? चलो तो ये आपने ऐसे निकालना है इसको, ठीक है। ये हो गया आपके तीनों एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज के, आपने पूरा इसको रिपीट प्रैक्टिस करते चलना है और हल्की हल्का वैल्यू चेंज करके प्रैक्टिस करते चलना उसको। इस प्रकार से आपका ये स्पेस मिशन जो लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपने इसकी पूरी थियरी और इसके एग्जाम्पल्स सबको प्रैक्टिस करते चलना है, ओके।